तो कहानी की शुरुआत में हमें काबिमारू नाम के एक निंजा को दिखाया जाता है, जिसकी एक अपराध की वजह से आज उसे सजाए मौत होने वाला है। पर जैसे ही ये एग्जीक्यूशन इसका गला काटने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इसका तलवार दो हिस्सों में टूट जाता है और काबिमारू को एक खरोच तक नहीं आती है। इस घटना को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हैं? ये क्या हो गया? लेकिन तभी काबिमारू अपने मन में सोचता है, मैं मर क्यों नहीं रहा? मुझे अब जिंदगी से कोई लगाव नहीं, क्योंकि मैंने सच में बहुत ही गलत काम किया है। ना जाने आज तक मैंने कितने ही अनगिनत लोगों को बेरहमी से मारा है। मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ? इसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे गाबियोरो को एक तहखाने के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की गाबियोरो से उसके जिंदगी के बारे में पूछता है। तो गाबियोरो उसे बोलता है, असल में वो युवा काकुरे नाम के एक गांव का एसेसिन शिनोबी था। बचपन में ही उसके पैदा होने के बाद क्लैन के लीडर ने उसके माँ बाप को मारकर उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसी ने ही उसको ट्रेनिंग देकर एक खतरनाक हत्यारा बनाया था। लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसने गाँव को छोड़ने की कोशिश की, तो उसी के दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया और वो पकड़ा गया। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कभी उनको मौत की सजाए देने के लिए पहले तो उसे जलती हुई आग में जिंदा ही जलाया जाता है। लेकिन जब आग से उसका कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर दो बड़े बड़े भैंसों को बुलाकर उसके पैरों में रस्सी बांधकर दोनों तरफ से खींचा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि काव्योर को इससे भी कुछ नहीं हुआ था और इस चीज को देखकर विलेज चीफ का दिमाग खराब हो जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन तभी वहां पर वो लड़की आके गावियों को बोलती है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर तुम सच में मरना चाहते हो, तो तुम कभी भी अपने गांव से भागने की कोशिश नहीं करते। तो इस बात को सुनकर गावियोर को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। साथ ही उसके चेहरे का रिएक्शन पूरी तरीके से बदल चुका था। वो कहता है, लगता है तुम सच में मेरे बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहती हो। इसके बाद गावियोर उसे बताता है, असल में जिस क्लैन के लीडर ने उसके माँ बाप को खत्म किया था, उसी ने ही मेरी शादी अपनी बेटी से करा दी। पर उनकी जो बेटी थी वो बहुत ही ज्यादा सीधी थी और वो मुझे किसी माँ की तरह ख्याल रखती थी, जिस वजह से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उससे तंग आकर मैंने गांव को छोड़ने का फैसला किया। पर जाने से पहले क्लैन के लीडर ने उसे एक आखिरी मिशन पर भेजता है, जहाँ पर उन्होंने उस पर झूठे एलिगेंस लगा के उसे फंसा देता है। बाकी तो अब सब तुम्हारे सामने है, मैं यहाँ पर फिलहाल बंधा हुआ हूँ उन्हीं एलिगेशंस की वजह से। अब वो लड़की ये सब लिखती है और वहां से चली जाती है। रात के समय हम उस लड़की को एक ऑफिसर से बात करते हुए दिखते हैं, जहाँ पर वो ऑफिसर बताता है, मेरी बात सुनिए, अब उस रास्ते से दूर रहिए। क्या आप जानती है कि लोग उसे किस नाम से पुकारती है? गावी और उदा होलो। उस इंसान में दया या फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं है। जब हम उसे पकड़ रहे थे, तो पकड़े जाने से पहले उसने 20 लोगों की जान ली थी। ये सुनकर अब वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो कहती है, लगता है ये काम अब उसे ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम काबियों को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर वो मर क्यों नहीं पा रहा, जबकि उसे तो अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं और वो भी तो यही चाहती है। ठीक है, बहुत हो चुका, अब से कुछ भी हो जाए वो किसी तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा और वो कल मर जाएगा। अगले दिन उसे गर्म तेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उस चीज से उसे कुछ नहीं हो रहा था। ये देखकर वो खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिर वो किस तरीके का इंसान बन चुका है। उसके बाद उसे एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर सामने वो लड़की बैठी हुई थी और अब हमें यहाँ पर उस लड़की के बारे में थोड़ी सी चीजें जानने को मिलती है। उस लड़की का नाम है सागिरी और वो यामादा क्लैन की एक एग्जीक्यूटिव है। यामादा क्लैन की मेंबर दुनिया के सबसे बेहतरीन तलवारबाज है, जिनकी तलवारबाजी इतनी खतरनाक है कि वो किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकते हैं। अब सागिरी डिसाइड करती है कि वो खुद गावियोर को खत्म करेगा। सागिरी के हाथ में तलवार देखकर गावियोर को ऐसा रियलाइज होता है जैसे उसका गला कट चुका है। इस वजह से जैसे ही सागिरी उस पर हमला करती है, तो वो तुरंत ही वहां से हट जाता है और इस चीज को देखकर सागिरी भी बोलती है, मुझे लगा ही था कि तुम बाहरी मन से मरना चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खुद को मारने से रोक रहे हो, क्योंकि गावियोर तुम अपने वाइफ को पसंद करते हो और तुम अपने इस निंजा वाले काम को छोड़कर अपने वाइफ के साथ सुकून से रहना चाहते हो। पर गावियोर ये सब मानने को तैयार नहीं था। उसके हिसाब से वो आप ही गावियोर उदा खोलो है, जिसके अंदर किसी के लिए भी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर गावियोर की वाइफ उसे गले से लगाकर कहती है, गावियोर तुम बहुत अच्छे और दिल के साफ हो। तूने मुझ जैसे एक बदसूरत लड़की को अपनाया। मैं एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मेरी ये बात सुनकर मेरे अपने ही पिता ने गर्म रॉड से मेरे चेहरे को जला दिया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। पता है क्यों? क्योंकि तुम जो मेरे पास हो गावियोर। इसके बाद प्रिजन में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सागिरा अपना हमला रोककर गावियोर को एक कागज दिखाते हुए कहती है, अगर तुम वापस से अपनी वाइफ से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें इस कागज पर लिखे गए गवर्नमेंट का एक काम करना पड़ेगा और अगर ये काम पूरा हो जाता है, तो गालियों तुम्हारी सजा माफ कर दिया जाएगा और साथ ही तुम्हें शोगुन की भी प्रोटेक्शन दी जाएगी, जिससे कोई भी तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को परेशान नहीं कर पाएगा। साथ ही वो ये भी कहती है, अगर तुम राजी हो तो मैं अब तुम्हें हमारे मिशन के बारे में बताता हूँ। असल में तुम्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ नाम के एक पोशन को पैराडाइज ऑफ अर्थ नाम के एक जगह पर से लाना पड़ेगा। पैराडाइज ऑफ अर्थ एक ऐसी जगह जिसे लोग धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। पूरी दुनिया से अलग ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इससे पहले भी कुछ लोगों को वहाँ पर भेजा गया था, लेकिन जितने भी लोग वहाँ से लौट के
है उन सभी के बॉडी में से फ्लावर निकल रहे थे और वो सभी मर चुके थे, जिस वजह से गवर्नमेंट ने फैसला किया इस बार एक खतरनाक क्रिमिनल के ग्रुप को उस आइलैंड पर भेजा जाएगा और जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ के साथ उस आइलैंड से वापस आएगा उसकी सजा माफ कर दिया जाएगा। तो इन सारी बातों को सुनकर कागनोरू कहता है, क्या ये कोई परियों की कहानी है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सच है। लेकिन सागिरी कहती है, जो भी हो, अगर तुम अपनी वाइफ से दोबारा मिलना चाहते हो तो तुम्हें ये प्रस्ताव मानना पड़ेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी वाइफ गांव में अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतने सालों बाद भी उसने हार नहीं मानी है। तो इस बात को सुनकर कागनोरू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और अपने वाइफ के बारे में सोचकर इस काम के लिए वो राजी हो जाता है। लेकिन इधर ही मोटुओ के सर अभी भी कागनोरू को मारना चाहता है और वो उसे छोड़ने से मना करता है। तो इस चीज को देखकर कागनोरू सागिरी से बोलती है, तुम मेरी निंजुत्सु देखना चाहती थी ना, तो अब देखो। ऐसा बोल के कागनोरू अपना जुत्सु रिलीज करती है 一の歌 और एक ही पल में उन सभी को हरा देता है। इसके बाद हम सागिरी की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर सागिरी अपने मन में कहती है, मेरे डैड एक कमाल के एग्जीक्यूशनर थे। उनको एक बार एक स्टोरी टेलर को कहानी सुनाते हुए जान से मारना था, तो उन्होंने उसकी जान एक सिंगल स्ट्राइक में ले लिया, बिना उस आदमी को दर्द दिए। और उस घटना को देखकर मैं भी अपने डैड की तरह एक कमाल का स्वॉर्ड्समैन बनना चाहती थी। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सागिरी को एक क्रिमिनल का एग्जीक्यूशन करने का ऑर्डर दिया जाता है। तो सागिरी ने उस क्रिमिनल को एक सिंगल स्ट्राइक में ही काट दिया था, लेकिन उसका गला काटने के बाद सागिरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दर्द से चीख रहा था, जिस वजह से उसके मन के अंदर उन लोगों का डर बैठ गया था। इस चीज को देखकर आइजन बोलता है, तुम्हारे तलवारबाजी में डर और निराशा साफ दिख रहा है, और अगर ऐसा ही चलते रहा तो तुम इन सबको एक दर्दनाक मौत दोगे। साथ ही वो सागिरी को अपने तलवार की तरफ देखने को कहता है, तो सागिरी को अपने तलवार में अपराधियों के सूल नजर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे देख रही है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने इस डर को कैसे दूर कर सकती है और अपने डैड की तरह एक कमाल की एग्जीक्यूशनर कैसे बन सकती है। इसके बाद वापस से प्रिजन में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे क्रिमिनल को आंखों में पट्टी बांधकर उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और वहाँ के एक समुराई उन सभी को उनके मिशन के बारे में बताता है कि कैसे उनको सिनसिन को जाके लाइफ ऑफ पुसन को लाना पड़ेगा, और अगर उन्होंने ये काम पूरा कर लिया तो उनकी जान बख्श दिया जाएगा। तो इस बात को सुनकर सभी क्रिमिनल जो पहले चिल्ला रहे थे अचानक से शांत हो जाते हैं। इसके बाद एक समुराई सारे क्रिमिनल्स को चेहरे पर से कपड़ा हटाने के लिए कहता है, और उन सभी के सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में से फ्लावर निकल रहे थे। वो समुराई कहता है, 50 लोगों के ग्रुप में से यही अकेला एक आदमी था जो उस आइलैंड से वापस आया था, लेकिन अगले ही दिन इसके बॉडी में से बहुत सारे पौधे निकलने लगे और ये ऐसा बन गया। इस चीज को देखकर सभी बहुत शॉक थे और वो सभी उस आइलैंड पर जाने से इनकार कर रहे थे। लेकिन तभी एक समुराई बोलता है, तुम लोगों को वैसे भी यहाँ पर मौत ही मिलने वाला है, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों को उस आइलैंड पर भेजा जा रहा है। तुम्हें तो हमारे सुगुन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम जैसे पापियों को अपनी जिंदगी वापस से पाने का एक मौका मिल रहा है। लेकिन तभी एक क्रिमिनल खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है, पर एक एग्जीक्यूशनर आगे आके उसका गला काट देता है। ये देखकर बाकी सभी शांत हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें बताया जाता है, मिशन के दौरान तुम लोगों के पास एक एक एग्जीक्यूशनर रहेगा। सपोज अगर किसी ने भागने की या फिर किसी और तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो ये एग्जीक्यूशनर उसका गला काटने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे, और बिना अपने एग्जीक्यूशनर के साथ तुम लोग वापस भी नहीं लौट सकते। और हाँ, एक आखिरी बात, पैराडाइज आइलैंड जाने वाले उस नाव में इतनी जगह नहीं है, तो तुम्हें अपनी संख्या कम करना होगा। तो इस बात को सुनकर एक पीले बालों वाला क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को गला घोट के मार देता है, और इसी के साथ ही मौत का ये भयानक मंजर शुरू हो जाता है और सभी क्रिमिनल्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो इस चीज को देखकर सोन को बहुत ही मजा आ रहा था, और वो एक समुराई से पूछता है, इन सभी में सबसे खतरनाक कैदी कौन है? जिस पर एक समुराई कहता है, जिनके भी नाम पर रेड सील लगाया गया है, उनके पास स्पेशल ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसमें पहला है आजाचुकी, एक बेरहम लूटेरों के ग्रुप का लीडर, तामिया, जिसे लोग ब्लेड ऑफ ड्रैगन भी कहते हैं। अगली है यूजुरिया, जिसने अकेले सभी का कैसल की सारी निंजास की जान ली थी। रोकोरोता, एक ऐसा दानव जिसे लगभग मारना इम्पॉसिबल है। और आखिर में है लेजेंडरी असैसिन गाविमारू द होलो। पर हम देखते हैं गाविमारू अपनी जगह से हिला तक नहीं है। इस तरफ आइजन सागिरी के पास आके बोलता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें घर जाना चाहिए, वैसे भी ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना है। जिस पर सागिरी कहते हैं, मुझे पता है कि आपको मेरी चिंता है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम सागिरी की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है एक एग्जीक्यूशनर की बेटी होने की वजह से सागिरी को बचपन में लोग बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, लेकिन इतने परेशान होने के बाद भी सागिरी ने कभी हार नहीं माना और अपने डैड की तरह ही एक कमाल के एग्जीक्यूशनर बनने का फैसला किया। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ क्रिमिनल ग्रुप बना के एग्जीक्यूशनर के ऊपर हमला करके भागने का सोचते हैं, जिसके लिए वो लोग सागिरी को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको लगा सागिरी एक आसान शिकार होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो लोग सागिरी के ऊपर हमला करते हैं तो सागिरी उन सबको एक ही बार में मार देता है। पर उनको मारने के बाद सागिरी के ऊपर वापस से डर और निराशा हावी होने लगता है। लेकिन तभी गाविमारू कहता है, किसी को जान से मरना अच्छी बात नहीं है,
आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस बात को सुनकर सागिरी तुरंत ही गावियोरो की तरफ देखती है, लेकिन सागिरी देखती है कि गावियोरो ने ये बात उससे नहीं बल्कि हेड समुराई को कहा है। गावियोरो फिर से कहता है, क्या लड़ाई के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि ऐसे तो आखिर तक कोई भी नहीं बच पाएगा। गावियोरो की इस बात से हेड समुराई गुस्से में बाकी क्रिमिनल्स को गावियोरो को मारने का ऑर्डर देता है। जो भी इस गावियोरो को मारेगा उसे पास कर दिया जाएगा। इस बात को सुनकर एक क्रिमिनल आगे आकर गावियोरो के ऊपर एक पत्थर से अटैक करने लगता है, लेकिन गावियोरो कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। और इसके बाद वो उन लोगों से लड़ना चालू कर देता है और एक एक को इतने बेरहमी से मारता है जिसे देखकर रोंगटे खड़ी हो जाती है। शाम के समय ये मौत का खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद आखिरी बचे 10 कैदियों के साथ एक एक एग्जीक्यूशनर को उस आइलैंड पर बोट की मदद से भेजा जाता है और कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग फाइनली उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें गावियोरो के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे निंजास और खतरनाक शिनोबिस मिलके योगाकुरे गांव के लीडर के ऊपर हमला कर रहे थे। वो उन पर तीर, भाले, यहाँ तक कि सुरिकेन से भी हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं इतने खतरनाक हमले और सर में एक बड़े से तलवार घुसने के बाद भी वो किसी डीमन की तरह स्माइल कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि वो लीडर कुछ सालों पहले एक मिस्टीरियस आइलैंड पर गए थे, जहाँ पर अमर बनने के लिए उन्होंने एक खास तरीके का जड़ी बूटी वाला अमृत को पिया था। इसको तो प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गावियोरो ये सारी कहानी सागिरी से कहता है, मगर सागिरी कहती है उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन गावियोरो कहती है, मुझे यकीन है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इस आइलैंड पे है या नहीं वो मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए आइलैंड में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए सागिरी कहती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में है तो वो इस स्वर्ग जैसी जगह पर ही होगी। लेकिन गावियोरो कहता है, अपना ध्यान भटकने मत दो, भले ये जगह तुम्हें स्वर्ग की तरह लग रही हो, लेकिन ये किसी नरक से कम नहीं। इस जगह पर आगे क्या हो जाए वो किसी को नहीं पता, तो इसलिए केयरफुल रहना और किसी भी चीज को मत छूना। ऐसा बोलते हुए गावियोरो अपने हाथों में बंधे रस्सी को खोल देता है, लेकिन सागिरी उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे वापस से अपने हाथों को बांधने का ऑर्डर देती है। मगर गावियोरो उस बात को इनकार करते हुए कहती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ये जगह कितनी खतरनाक है? ऊपर से हमें बस 3 दिन का खाना और एक बेकार से ड्राइंग दिया गया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस बकवास से ड्राइंग की मदद से हमें वो चीज 3 दिन के अंदर मिल जाएगा? लेकिन सागिरी इस पर अपना तलवार निकालते हुए कहती है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस वही करूंगी जो मुझे कहा गया है। और हाँ, मैं तुम्हारी बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं जो तुम्हारी बात मानूंगी, तो इसलिए जल्दी से अपने हाथों को दोबारा से बांध लो। गावियोरो को ये अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के लिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी ये क्रिमिनल अचानक से गावियोरो पर हमला कर देता है। इस क्रिमिनल का नाम है केन। केन अपने मजे के लिए लोगों को मारकर उनके हथियार ले लिया करता था, ऐसा इसलिए क्योंकि केन को हथियार कलेक्ट करने का शौक था। दूसरी तरफ हम गावियोरो को देखते हैं, जिसे इस हमले से एक खरोच तक नहीं आती है। वो उठता है और केन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए सागिरी से कहता है, ये तो चीटिंग है, क्योंकि तुमने उससे कहा था कि सभी को अपने हाथ बांध के रखने हैं, फिर इसने अपने हाथ क्यों खुल रखे हैं? तो इस पर सागिरी किसों से इसका रीजन पूछता है, तो वो कहता है, सागिरी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब तुम एक निचले रैंक के हंटर हो। भला कौन सा बेवकूफ होगा जो इतनी खतरनाक जगह पर अपने हाथों को बांध कर घूमेगा? गावियोरो भी उसकी बात से एग्री करता है। अब सागिरी उनसे पूछती है, वैसे तुम दोनों एलिक्सर को ढूंढने के बजाय हम पर हमला क्यों कर रहे हो? तो इस पर वो एग्जीक्यूशनर कहता है, असल में केन को बाकी क्रिमिनल को मार के उनके हथियार कलेक्ट करना चाहता था, जिस वजह से वो उसके सामने आने वाले हर एक क्रिमिनल को वो जान से मारना चाहता है। अब हम देखते हैं केन गावियोरो को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और गावियोरो जैसे ही उससे लड़ने के लिए तैयार होता है तो सागिरी फिर से उसे अपने हाथ बांधने को कहता है। भले वो लोग अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने रूल्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं गावियोरो अपने रस्से को बांधते हुए केन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन केन को ये देखकर अपना इंसल्ट फील होता है, जिस वजह से वो उसके सबसे खतरनाक भाले से गावियोरो पर हमला कर देता है। लेकिन गावियोरो उसे पट्टा सा बॉडी शॉट मार के बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार देता है। केन के मर जाने के बाद किसो नाम का ये एग्जीक्यूशनर उसका गला काट के सबूत के तौर पर वापस ले जाने लगता है। अच्छा हुआ भाई ये खत्म हो गया, तो मुझे जल्दी से घर जाके यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। लेकिन तभी सागिरी कहती है, इस आइलैंड पे 60 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए थे, तो इसलिए वापस जाते वक्त अपना ध्यान रखना। तो इस पर किसो कहता है, ध्यान रखने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है, क्योंकि तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। इस आइलैंड में पहुंचते ही बहुत से लोग आपस में लड़ते हुए मारे गए, कुछ ने अपने एग्जीक्यूशनर को मार दिया और कुछ ने आपस में टीम अप भी कर लिया है। लेकिन अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक है, पर अगर तुम ऐसे ही रूल्स को फॉलो करती रही तो सिचुएशन आगे और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। एक बात और, मैंने सुना है कि शोगुन ने इस बार योगाकुरे गांव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें वो लोग एलिक्सर को ढूंढने के लिए उनके गांव के निंजास को इस आइलैंड पर भेजने वाले हैं। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर गावियोरो परेशान हो जाता है। गावियोरो को ऐसा देख के किसो सागिरी को वार्न करता है और वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस आइलैंड में पहुंचने के बाद नोकुरो आइजन को जान से मार देता है और अपने भूख शांत करने के लिए उसके मांस को खाने लगता है। इसके बाद वापस से सागिरी को दिखाया जाता है, जो कि किसो के जाने के बाद उसकी बातों के बारे में सोचती है।
यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा इस स्ट्रीट फूड से है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो इसलिए संभाल कर रहना सागिरी। सागिरी मन में सोचती है, देखा जाए तो मैं बहुत दिनों से कामयारों के साथ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए खतरा है भी या नहीं। सागिरी अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गावियोर सागिरी पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें गावियोर के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है गावियोर के माँ बाप जूनियर लेवल के सिनोबिस थे, जिन्होंने गावियोर के पैदा होने के बाद गावियोर के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन विलेज चीफ को ये पसंद नहीं था, जिस वजह से उसने गावियोर के सामने ही उसके माँ बाप को मार दिया था। दिन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गावियोर और सागिरी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सागिरी अभी भी गावियोर को मारने से खुद को रोक रहा है। और हम नोटिस करते हैं गावियोर अभी यही सेम फीलिंग महसूस करता है। गावियोर को समझ नहीं आता कि आखिर वो सागिरी को मारने से खुद को क्यों रोक रहा है, जबकि सागिरी को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर गावियोर की वाइफ उससे कहती है, दूसरों को जान से ना मारने की इच्छा तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है, और यही वो ताकत है जो कि तुम्हें एक बेरहम होलो से एक आम आदमी बनाता है। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने मन की बात सुननी चाहिए और सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए। हम देखते हैं अपने वाइफ की इन्हीं भोलेपन और मीठे बातों की वजह से गावियोर के अंदर इमोशन आने लगता है और इसी के कारण गावियोर कमजोर होने लगता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है गावियोर सागिरी को हरा के तलवार से उसे मारने वाला होता है, लेकिन अभी भी गावियोर उसे मारने से खुद को रोक रहा है। पर तभी उसे अपने गांव के लीडर की एक बात याद आती है। देखो मेरे बच्चे, जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे तुम अपने करीबियों को नहीं बचा सकते। और अब गावियोर अपने इमोशन पर काबू करके सागिरी को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर गावियोर को अपनी वाइफ की शैडो दिखाई देती है जो कि उसे ऐसा करने से रोक रही थी। सागिरी भी गावियोर को देखकर समझ जाती है कि गावियोर भी बदलना चाहता है, लेकिन उसके भयानक अतीत की वजह से उसे ऐसा करने से रोक रहा है। गावियोर यहाँ पर रोते हुए कहता है, लगता है मैं सच में कमजोर हो गया हूँ। लेकिन सागिरी कहती है, इमोशन हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि यही वो ताकत है जिससे हम सही फैसला लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ तामिया और उसके एग्जीक्यूशनर को देखते हैं, जिन्हें जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर बहुत सारे फूल और अजीब सी मूर्तियां दिखती है। वो दोनों इस जगह को देख ही रहे थे कि तभी तामिया के हाथ पर एक तितली आके काट लेता है। तामिया को समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे उस तितली के फेस को देखकर उसे कुछ याद आता है कि जिस आदमी को उन्हें दिखाया गया था उसकी बॉडी में से फ्लावर निकलने की वजह शायद ये पॉइजनस बटरफ्लाई है, जिस वजह से वो अपने हाथ को तुरंत ही काट देता है। ये चीज देखकर उसका एग्जीक्यूशनर भी हैरान था, लेकिन तामिया उसे अपने हाथ की तरफ देखने को कहता है। हम देखते हैं उसके कटे हुए हाथ से फ्लावर निकल रहे थे। इसके बाद हमें एक बड़े से दानव को दिखाया जाता है जिसकी लंबी सी जीभ लटक रही होती है और उसके आंखों से हाथ निकल रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सागिरी और गावियोर को फिर सासिरा ने चारों तरफ से घेर लिया था।